हेलो बच्चों, जय सिया राम। कैसे हैं आप लोग? मैं हूं आपका झासर और मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं ई पैडागॉग मैथ में। बच्चों, क्लास 10th चैप्टर 2 पॉलिनोमियल। देखो, जो 10th की अगर बात करें तो 10th की अगर स्टडी करते हैं तो हम हमेशा टारगेट रखते हैं फाइनल के लिए, है ना। और फाइनल के लिए इतना सजेशन है आपको कि अगर आपने एनसीईआरटी बहुत अच्छे तरीके से कर लिया है और प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन, तो 90 प्लस से कोई भी आपको नहीं रोक सकता है। ठीक है, तो अब यहां पर देखिए, जो एनसीईआरटी करवाया जा रहा है आपको, सबसे बेस्ट एंड बेस्ट चीजें जो हैं वो आपको देने की कोशिश की जा रही है, जिसके बाद आपको किसी भी तरीके का कोई भी डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं पॉलिनोमियल। ओके, देखिए पॉलिनोमियल हमारा क्लास 9th का भी एक चैप्टर है। अब क्या रीजन है कि यहां पॉलिनोमियल डाला गया है क्लास 10th में? तो 9th और 10th दोनों में डिफरेंसेस हैं। चूंकि इसका एरिया थोड़ा सा एक्सटेंडेड फॉर्म हो जाता है, सारे कॉन्सेप्ट आपको जानना जरूरी होता है। क्वाड्रेटिक के भी जो कुछ कॉन्सेप्ट हैं वो यहाँ पर आ जाते हैं, है ना। तो वो सारी चीजें आपको यहाँ पर बताया जाएगा। सबसे पहले, अगर हमें पॉलिनोमियल है पता, फिर भी हम पॉलिनोमियल को और अच्छे तरीके से जानने के लिए पहले डेफिनेशन देखते हैं। क्या है पॉलिनोमियल? एन एक्सप्रेशन containing variables, constant and any arithmetic operation called polynomial. Variable, constant and any arithmetic operation, है ना। वेरिएबल क्या होता है? जिनकी वैल्यू बदलती रहती है। ओके, जैसे बात करें एक्स, वाई और जेड की। कांस्टेंट क्या होता है? जो नहीं बदलता है, जैसे कि हमारे नंबर 5, 8, 9, 100, एनीथिंग। और अर्थमेटिक ऑपरेशन क्या होता है? जिसकी बात करते हैं प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। अगर इन तीनों का कॉम्बिनेशन फॉर्म क्या कहलाता है? आपका पॉलिनोमियल कहलाता है। यानी इन चीजों से पॉलिनोमियल मिलके बनता है बच्चों। ठीक है, चलिए पॉलिनोमियल्स क्या होता है सबसे पहली। और पॉली मतलब क्या होता है आपका? मेनी। और नोमियल का मतलब क्या होता है? टर्म। कई सारे टर्म का कॉम्बिनेशन, ये पॉलिनोमियल को ही अच्छे तरीके से बताया जा रहा है। कैसे कैसे हम पहचान कर सकते हैं कि पॉलिनोमियल क्या होता है। देखिए, अब इनके लिए कुछ एग्जाम्पल लिए गए हैं, उन एग्जाम्पल को भी हम देखते हैं। जैसे ये देखिए, ये हमारा एक पॉलिनोमियल दिया गया है जिसमें कांस्टेंट, वेरिएबल और अर्थमेटिक ऑपरेशन जो है इनके भी रखे गए हैं। सबसे पहले ये बताया गया है कि अगर जो प्लस माइनस के डिफरेंस के साथ होते हैं उनको टर्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टर्म कहा जाता है। यहाँ देख सकते हो प्लस माइनस के साथ 3 टर्म्स हैं यहाँ पर। डन। बात करते हैं आगे। देखिए, ये ऑपरेटर कहलाते हैं, जो प्लस, माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लाई होते हैं, ये ऑपरेटर कहलाते हैं। और वेरिएबल के जो मल्टीप्लाई में होते हैं उनको कोफिशिएंट कहते हैं। सिर्फ वेरिएबल के मल्टीप्लाई में ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ आपके कांस्टेंट नंबर होंगे। जैसे अगर मैंने ये कोफिशिएंट वर्ड आप समझ चुके हो, वैसे अगर मैं बात करूँ 3xyz की, तो मैं बोलूँ x का कोफिशिएंट क्या होगा, तो आप कहोगे 3y और z, यानी 3yz। तो यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है? 4 है। उसी तरीके से वेरिएबल क्या है? x है, और कांस्टेंट ये दोनों है। ये जो प्लस माइनस का साइन है, अर्थमेटिक ऑपरेटर, इसको क्या बोलते हैं? अर्थमेटिक ऑपरेटर। चलिए, एक्सपोनेंट क्या होते हैं? एक्सपोनेंट जो एक्सपोनेंशियल, वैसे एक्सपोनेंट पूरा चैप्टर आप पिछली क्लासेस में पढ़ते आ रहे हैं। इसके नाम पर चैप्टर जो है वो आपके नहीं है 9th and 10th में, लेकिन अगर आपको याद होगा तो एक एक्सरसाइज लास्ट में बनता है जिसमें पॉलिनोमियल में ही बनता है, जिसमें 11 पावर
कुछ ऐसे करके 1/16 या ऐसे करके एक्सपोनेंट में चेंज करना होता है, कोई भी नंबर हो। ये तो मैंने एक एग्जांपल ले लिया। तो इस तरीके से होता है, यानी एक्सपोनेंट क्या होते हैं, जो भी बेस के ऊपर होता है यानी पावर के फॉर्म में होता है, उसी को क्या कहते हैं हम, एक्सपोनेंट कहते हैं। समझ में आई बात। जैसे यहाँ बात करें तो 2 है, यहाँ कुछ नहीं होता है तो क्या होता है, 1 होता है, और यहाँ पर क्या है, 3 है। इसको क्या कहेंगे, एक्सपोनेंट। 0 1 2 जो भी रख सकते हैं। डन, क्लियर। तो इस तरीके से सबसे पहले हमने समझा पॉलिनोमियल क्या है, और बहुत अच्छे समझने के बाद नेक्स्ट के लिए चलते हैं। देखिए, ये स्टैंडर्ड फॉर्म ज्यादातर किताबों में कहीं से भी कुछ भी छोड़ने की कोशिश नहीं की गई है, ज्यादा से ज्यादा डाउट आपको क्लियर हो। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है पॉलिनोमियल का। ज्यादातर बुकों में आपको ऐसे ही स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको पॉलिनोमियल को डिफाइन किया जाता है। ठीक है, जैसे ही देखोगे कि व्हाट इज पॉलिनोमियल, तो आप देखना बुक में जाना या मोबाइल पे भी कहीं पर भी देखोगे तो ये आपका फॉर्म पॉलिनोमियल का होता है। अब इसमें ये होता क्यों है, देखिए यही सारी चीजें एक एक करके बताया गया। ये जो a0 a1 a2 an, ये क्या करता है, एक एक पावर कम होता है। जो पॉलिनोमियल होता है ना, हम इसको अरेंज करते हैं। क्या होता है, हम इसको अरेंज करते हैं, यानी हाईएस्ट पावर से कम की ओर चलते हैं। जैसे बात करें x की पावर 3, फिर होगा 2x², फिर होगा 5x1 और फिर होगा 7। अगर आप क्या ऐसे लिख दोगे तो कोई कह देगा कि आप गलत हो, नहीं, ऐसा नहीं कहता है। लेकिन अरेंजमेंट हमारा क्या होता है, हाईएस्ट से लोएस्ट की ओर। तो इसलिए यहाँ देखिए x की पावर n है और अगले में क्या है, x की पावर n-1 है। यानी मैं कुछ भी रखूं, यहाँ 7 रखता हूँ तो ये 6 होगा, ये 5 होगा। अगर मैं 8 रखता हूँ तो ये 7 होगा, ये 6 होगा, और इस तरीके से ये कम होता चला जाएगा। और ये क्या है, a0 a1 a2 an-1 डॉट 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 कहाँ तक जाएगा, an तक, क्योंकि ये पावर घटता घटता यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ x की पावर 0 हो जाता है, और ये बढ़ता बढ़ता a की पावर n हो गया। इसी सारे क्या हमारे रियल नंबर हैं। ठीक है, समझ में आई बात। ये कभी भी 0 नहीं हो सकता है। अगर मैं इसी को 0 बना दूं तो कहानी खत्म। जिसे मैं कहना चाहूंगा ना, कैसे आगे भी बताया गया, इस बात को समझिए। जैसे अगर मैं कहता हूं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 2x² + 5x, मैं कहता हूं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और मैं इसे ही 0 बना दूं तो ये तो खत्म हो गया ना। तो जो मैंने कहा वो गलत हो गया ना। अब ये क्वाड्रेटिक नहीं रहा ना, अब ये लीनियर हो गया ना। समझ में आ रही बात। यानी ये 0 नहीं हो सकता है, इसलिए लिखा हुआ है a0 a not equal to 0, a0 not equal to 0। लीडिंग कोफिशिएंट क्या होता है, अब इस चीज को देखिए। लीडिंग कोफिशिएंट क्या बनता है हमारा, तो बच्चों लीडिंग कोफिशिएंट a0 इज ए लीडिंग कोफिशिएंट। लीडिंग का मतलब क्या हो जाता है, जो टीम को लीड कर रहा हो, जो लीडर है। तो यहाँ देखो आप जितने भी हैं सबका लीडर कौन है, तो ये a0 है, इसलिए लीडिंग कोफिशिएंट कौन है, तो a0 है। सबसे आगे बढ़ के लीड कर रहा है, भाई हम आगे हैं। आगे की बात चल रहा है, ये रियल नंबर अल्फा इज 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। वैसे 0 ऑफ द पॉलिनोमियल आगे स्पेशली जब पॉलिनोमियल समझाया गया था तो डिमांड थी कि 0 ऑफ द पॉलिनोमियल को बहुत अच्छे से बताया जाए, तो इसके लिए अलग से आज आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। लेकिन यहाँ की बात जो है कि कह रहा है ये रियल नंबर अल्फा इज 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, तो p अल्फा इक्वल टू 0 होगा। ऐसा करते हैं, अगर 0 ऑफ द पॉलिनोमियल होता है तो उस केस में कब होगा, जब p अल्फा इक्वल टू 0 होगा। कैसे, ये जो p अल्फा है ना, ये सब इक्वेशन है। जैसे मैं बात करूं 2x + 5 इक्वल टू 0, डन, इस तरीके की। तो यहां अगर मैं x की वैल्यू फाइंड करता हूं तो क्या हो जाएगा, -5/2। इसी को मैं यहाँ पे अल्फा कह रहा हूं। जो रूट्स निकालते हैं ना उसी को जीरोस कहते हैं। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे देता है, कहता है आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके x निकालिए, वो जो x निकलता है वही रूट कहलाता है, वही जीरोस कहलाता है। तो यहाँ x इक्वल टू अल्फा, यानी ये जो एग्जाम्पल अगर लेंगे
हम x इक्वल टू -5/a, तो वही होगा। समझ में आ रही बात? तो इस तरीके से px इक्वल टू 0 वाला केस बनता है। ओके डन। चलिए देखिए, लीडिंग कॉफिशिएंट में ही आगे की चीज है ग्राफ। ग्राफ और भी अच्छे तरीके से बताया जाएगा आपको। आप फिलहाल देखिए, कह रहे ग्राफ ऑफ px विल कट द x एक्सिस एट x इक्वल टू अल्फा, यानी x इक्वल टू अल्फा पे ग्राफ को कट करेगा। जो जीरोज होगा ना वो उसको उस पॉइंट पे कट करता है। समझ में आ रही बात? जो अगर ग्राफ के थ्रू हम रिप्रेजेंट करना चाहें तो वो क्या करता है, उस पॉइंट पर जो जीरोज होता है वो उस पॉइंट पर कट करता है। जैसे मैं एक बात करूं, नॉर्मल सी बात करूं, जैसे ये ग्राफ है ना, आगे ग्राफ बताया गया है, फिर भी यहाँ देखिए, यहाँ मान लीजिए 4 है ना, तो x इक्वल टू अगर 4 होगा, मान लीजिए उसका जीरोज है, तो वो जो अगर लीनियर इक्वेशन है तो सीधा कट करेगा इसको। यहाँ पर कहने का मतलब ये है, अगर मान लीजिए x इक्वल टू 2 भी है, 4 भी है, 2 भी है, तो कुछ ऐसा कट करेगा, यहाँ भी कट करेगा और यहाँ भी कट करेगा। समझ में आ रही बात? क्लियर है? तो तब ये लाइन लीनियर वाला हटा दीजिएगा। कैसे कट करेगा थोड़ा देख लीजिए, ऐसे कट करेगा। ये 2 हो गया, ये 4 हो गया। क्वाड्रेटिक की बात हो तब क्यूबिक का फिगर अलग होता है, 3 जगहों पे कटता है। चलिए आगे की बात है वो। फिलहाल देखिए यहाँ पर कह रहा है कि अगर एक जगह पे कट करता है तो लीनियर पेयर हो गया। क्या हो गया? लीनियर पेयर। एक ही वैल्यू आता है ना, 2x + 5 में x की कितनी वैल्यू निकलेगी बच्चों? तो x की सिर्फ एक वैल्यू निकलेगी, इसलिए उसको लीनियर पेयर कहा जाता है। लेकिन अगर मैं यही कर दूं 2x² + 3x + 2, कुछ भी लिख रहा हूं, ऐसा ये नहीं कि इसका आंसर परफेक्ट होगा, ये रूट में हो सकता है इमेजिनरी नंबर बन जाए, ये इक्वेशन ही गलत हो जाए। लेकिन मैं फिलहाल समझाने के लिए आपको कह रहा हूं कि अगर मैं x² होता है तो x की वैल्यू 2 निकलती है, और ऐसे केस में बेटा अल्फा बीटा 2 उसके रूट्स होंगे, उसकी वजह से उसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाया जाएगा। क्या कहलाया जाएगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और सिमिलरली क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए कितने होने चाहिए? 3 रूट्स होने चाहिए, अल्फा बीटा और गामा। कितने होने चाहिए? 3 रूट्स, अल्फा बीटा एंड गामा। तो हम समझ गए, एक रूट की बात चल रही है तो लीनियर पॉलिनोमियल, 2 रूट की बात चलेगी तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और 3 रूट की बात चलेगी तो क्यूबिक पॉलिनोमियल। चलिए देखिए लीनियर पॉलिनोमियल कैसे एक्सप्रेस करते हैं। लीनियर को ऐसे करते हैं ना, यहाँ मान लीजिए नंबर होता है 3x + 5 या 3x - 5, इसी तरीके से होता है ना। तो यहाँ से अगर हम x की वैल्यू निकालते हैं तो x इक्वल टू -by होता है, जो होता है कांस्टेंट टर्म एंड कोफिशिएंट ऑफ x। मतलब इस तरीके से जो आप x की वैल्यू निकालोगे ना, वहाँ अगर आप इसमें कांस्टेंट टर्म, क्या है कांस्टेंट? b है। क्या है? कांस्टेंट b है। और कोफिशिएंट ऑफ x a है। इन दोनों का रेशियो होता है विद नेगेटिव। अगर आप x की वैल्यू निकालोगे तो आप निकाल के देखना 100% यही आएगा। बात करते हैं, अगर मैं क्वाड्रेटिक की बात करता हूं तो अभी मैंने बताया था कितने जीरोज होते हैं इसके? 2 जीरोज होते हैं, अल्फा एंड बीटा। कितने जीरोज होते हैं? 2 जीरोज होते हैं। तो इसको सम ऑफ द जीरोज जो फार्मूला होगा वो अल्फा प्लस बीटा होगा। समझने की कोशिश कीजिए। जैसे इसको अब कैसे समझिएगा, मान लीजिए एक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये, ठीक है, डन। अब आप इससे अगर वैल्यू निकालोगे x की तो कितना, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मैं कर देता हूँ, 4x + 3x + 12 = 0। यानी मैंने x कॉमन लिया, x + 4, फिर 3 कॉमन लिया, x + 4 = 0। तो यहाँ x = -4 और x = -3 आया। ये एग्जाम्पल देख चुके हैं आप, है ना। अब यहाँ पर ये क्या हो गया? अल्फा हो गया -4 और बीटा हो गया -3, ठीक है। तो सम ऑफ जीरो जो होगा वो -by होगा। यहाँ अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा? -7 हो जाएगा। और अगर मैं b/a की बात करूं तो कैसे होगा? x का कोफिशिएंट ही तो b होता है ना, तो यहाँ पर भी देखिए 7 हो जाएगा। और x² कोफिशिएंट a होता है ना, तो यहाँ कुछ नहीं है तो 1 हो गया। और फार्मूले में माइनस है ना, तो देखिए माइनस हो गया। देखिए ये और ये मैच कर गया। ये एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन है आपको, जहाँ पे आपको वेरीफाई करना
होता है। तो आप समझ लीजिए इस तरीके से सम ऑफ जीरोस होता है। यानी अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए आपको बोले तो बेटा अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए होगा, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो के लिए बोले यानी अल्फा इंटू बीटा की बात करें तो सी बाई ए होता है। क्लियर है? चलिए अभी हमने लीडिंग कोफिशिएंट को समझा है तो हमें कोई डाउट नहीं है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट की बात ही समझ रहे हैं तो कोई डाउट नहीं है। और ये कांस्टेंट टर्म जो होता है वो एब्सोल्यूट टर्म होता है। एब्सोल्यूट कहने का मतलब उसकी वैल्यू फिक्स होती है, जो लिखा हुआ है वही होती है। 5 का मतलब 10 नहीं होता है, 5 का मतलब 5 होता है, और x का मतलब कुछ भी हो सकता है, इसलिए ये एब्सोल्यूट टर्म होता है। डन? क्लियर? देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में आगे की बात करें, ये जो लिखा रहता है इस स्टाइल में ऐसे करके, तो यहाँ इसे हम कोफिशिएंट, ये हो गया हमारा वेरिएबल, ये हो गया हमारा पावर, तो इसको ax की पावर n समझते हैं, जहाँ a b c एक सिंगल टर्म है। तो समझ चुके हैं, कोई ज़्यादा हमें यहाँ डिस्कस की जरूरत नहीं है। क्यूबिक पॉलिनोमियल में आते हैं बेटा। देखिए जैसे मैंने आपको बता रखा है, एक नहीं 2-3 बार बता दिया है, जो x की हाईएस्ट पावर होती है उतनी ही x की वैल्यू होती है। तो अगर 1 है तो 1 होगा, 2 है तो अल्फा बीटा हो गया, 3 है तो अल्फा बीटा एंड गामा हो गया। तो यहाँ पर भी यही चला है। यानी सम ऑफ द जीरोस की अगर बात करें तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बोलेंगे, जिसको सम ऑफ जीरो बोलेंगे। फिर इसको वर्ड्स में क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 जीरो एट ए टाइम, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 जीरो एट ए टाइम, और ये क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट ऑफ 3 जीरोस। तो ये आपके एनसीईआरटी के ऑप्शनल में है, लेकिन इतना कहना चाहूँगा कि नॉलेज इसकी होनी भी ज़रूरी होती है। कभी भी इसके सामने आना पड़ सकता है आपको, और अगर आप आने के बाद अगर वहाँ फेल हो जाते हो तो इसका शर्मिंदगी का कारण बन सकता है। ठीक है बेटा, समझ में आई बात? तो हमें ये जानना जरूरी है। 3 रूट्स होगा तो याद करने का तरीका देखिए क्या होता है। सम ऑफ माइनस बी बाई ए, इसके साथ पहली बार माइनस होगा, अगली बार प्लस होगा, फिर माइनस होगा। देखिए सब में अपॉन ए होगा। सम ऑफ जीरोस माइनस बी बाई ए, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 जीरो एट ए टाइम तो सी बाई ए। अब नेगेटिव की बारी, प्रोडक्ट ऑफ 3 जीरोस तो डी बाई ए। मतलब आसानी है याद करना, रटना नहीं है, किसी चीज को दिमाग लगाकर माइंड में रखना है। रटी हुई चीज बड़ी जल्दी निकल जाती है ना? तो माइंड को मतलब कुछ अगर आ रहा है कभी याद करने के लिए जैसे फॉर्मूला, तो याद ही करना पड़ेगा, तो उसको थोड़ा सा माइंड लगा करके रखते हैं। देखिए बात करते हैं रिलेशंस बिटवीन जीरो, जिसकी बात मैं कर रहा अल्फा प्लस बीटा की, वो चीज यहाँ देखिए एक बार फिर से अलग से दिखाया गया आपको। वहां सम ऑफ जीरोस लिखा था, इसलिए यहाँ अल्फा प्लस बीटा के टर्म में लिख दिया गया है। तो अब इसका स्पेशल नीड क्या है इस पेज का? तो इस पेज का स्पेशल नीड है ये वाला फार्मूला। क्या है? ये वाला फार्मूला। इसके ऊपर भी आपका एक्सरसाइज 2.2 में क्वेश्चन स्टार्ट है कि अल्फा बीटा 2 रूट्स गिवन है, आपको फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन करने हैं, और उसके लिए बहुत ज़्यादा आपको कुछ नीतिक्रम करना है। सीधा इस फॉर्मूले का यूज कीजिएगा और आंसर निकाल दिए। बेटा बड़ा ट्विस्ट करता है। अगर मैं सीधे बात आपको बोलूँ ना, तो एनसीईआरटी में चलोगे तो आपको बेसिक आइडिया मिल जाएगा, लेकिन अगर जो बहुत ट्विस्ट होता है, आप सीधी बात समझो कि अगर मैथमेटिक्स पढ़ना है ना, आपको रटना पॉसिबल नहीं है इसको। अंडरस्टैंडिंग सिचुएशन आइडिया, जैसे आपको कोई समस्या दे दिया जाता है ना कि मान लीजिए किसी जगह जाना है तो यहाँ से यहाँ जाऊँगा, वहाँ से वहाँ जाऊँगा, उसी तरीके से यहाँ आइडिया लगाना जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन इन्फिनाइट है। हर बार नंबर बदल देगा, हर बार नाम बदल देगा, कंडीशन बदल देगा। कहने का मीन्स बदलिए। जैसे मैं इस क्वेश्चन को देख रहा हूँ ना, तो मैं इतने टाइप के क्वेश्चन मेरे माइंड में आ जा रहे हैं कि मैं उतना यहाँ पर एक्सप्लेन कर नहीं सकता, है ना? बस लेकिन ये समझ लीजिए एक एक चीज से कितनी चीजें जनरेट होती है।
तो लेकिन एनसीईआरटी में 2.2 में सिर्फ आपका इसके ऊपर ये क्वेश्चन है, सेकंड वाला क्वेश्चन है कि आप सीधा अल्फा बीटा दे देगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालिए। तो इस फॉर्मूले में रखिएगा और आसानी से निकाल लीजिएगा। यानी इसी का जो देखिए ऊपर में दिया हुआ है, सम ऑफ जीरोज यानी अल्फा प्लस बीटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी अल्फा इंटू बीटा। अब जैसे मान लीजिए मैं एक एग्जांपल आपको यहाँ लेकर के दिखा दे रहा हूँ। दिया है कि अल्फा 5 है और बीटा -2 है। क्या होगा इसका इक्वेशन? तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी 3x और प्रोडक्ट ऑफ अल्फा जीरोस यानी अल्फा इंटू बीटा, तो ये माइनस का 10 हो गया, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 ओके इक्वल टू 0। अब ये जो k है, ये क्या है? तो इसके मल्टीपल में कुछ अगर कॉमन होता है ना तीनों में, तो वो हम कॉमन ले सकते हैं। उसी के लिए कह रहा है कि एनी नॉन जीरो रियल नंबर है, लेकिन कोई नॉन जीरो हो सकता है। अगर मैं यहाँ पे जीरो बैठा दूँ तो ये सब ही कहानी खत्म हो जाएगा। अगर मैं जीरो बैठा दूँ तो इसी की कहानी खत्म हो जाएगी। तो फिर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहाँ से निकालेंगे? क्लियर? चलिए बात आगे की ओर करते हैं। देखिए यहाँ पर ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ रूट ऑफ जीरो पॉलिनोमियल दिया हुआ है कि ग्राफ के ऊपर अगर हम रूट फाइंड करते हैं। एक्सरसाइज 2.1 में इसी तरीके का क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, लगभग यही समझिए। तो कह रहा है कि अगर हम ग्राफ के ऊपर देखते हैं तो कैसे पता करेंगे कि किस ग्राफ में कितने रूट है? तो एकदम इतना इजी है कि मत पूछिए। आपको बड़े आसानी से इसके नंबर मिल जाएंगे। सीधा आप देखना, एक्स एक्सिस पर जितनी बार कट करेगा ना उतने उसके रूट्स हो जाएंगे। जैसे बात करें इसकी, तो कितनी बार एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, वाई को भी कट कर रहा है, लेकिन देखना किसका? सिर्फ मुझे एक्स एक्सिस का। एक बार कर रहा है तो 1 रूट। इस वाले को देख लो आप, कितनी बार कट कर रहा है, देखो यहाँ एक यहाँ कर रहा है, एक यहाँ कर रहा है, तो 2 रूट्स। इसे कितनी बार कट कर रहा है, देखो एक बार सिर्फ टच कर रहा है, फिर भी 1 ही रूट्स। बात यहां पर करते हैं, कहीं भी टच कर रहा है, नो रूट्स। बात इसकी करते हैं, कितने कर रहा है, 1 2 3 3 रूट्स। तो 2.1 एक्सरसाइज इसी के ऊपर है। बहुत छोटा सा एक्सरसाइज है कि सीधा आप कितने रूट्स हैं पहचानिए। जितनी बार एक्स एक्सिस को कट करेगा बच्चों उतनी रूट्स होगा। ठीक है, देखिए अब ये जो है ना, ये आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी पार्ट है और ये आपके पॉलिनोमियल का भी पार्ट है। इसलिए ये चीजें आपको दोनों जगह समझाया जाएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब चैप्टर होगा वहां पर भी समझा दिया जाएगा और पॉलिनोमियल में भी समझाया जाएगा। बात रहती है एनसीईआरटी की, तो वहां पर इसके क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन मिलेंगे किसके? आरडी शर्मा में। क्वेश्चन इसके ज्यादातर और कहाँ मिलते हैं? आपके आगे के एग्जामिनेशन में, जो जेई वगैरह के लिए आप प्रिपरेशन करते हो या एक्स्ट्रा कुछ जो एनआईटी वगैरह कुछ होते हैं उनके लिए करते हो, तो उन जगहों में एमसीक्यू पर इसका क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनता है। ठीक है, तो 10th लेवल में भी अब इसके 1-2 क्वेश्चन पुटअप कर दिए जाते हैं। तो इसके लिए हमें रेडी रहना होता है। मतलब बिना इसके अंडरस्टैंडिंग के काम आज की दुनिया में नहीं चलता है। बहुत समय बदल गया है ना बेटा, पहले वाली बात तो है नहीं। तो चलिए क्या है हमारा, सबसे पहले हम कैसे ग्राफ बनाएं। ये इस फिगर को हम क्या कहते हैं पता है? ये हम पढ़ेंगे क्लास 11th के चैप्टर 11 में, कोनिक सेक्शन में। इस फिगर को ऐसे जो घुमा रहता है ना, ऐसे, इसको हम पैराबोला कहते हैं। क्या कहते हैं? पैराबोला। अच्छा, इससे जुड़ा एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, केस बेस्ड क्वेश्चन करके बोर्ड में सैंपल पेपर में ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे अब पूछे जा रहे हैं पैराबोला फॉर्म करके। हाँ, ये अब देखिए आ गया ना। तो जब बोर्ड वाला सैंपल पेपर में दे रहा है ऐसे पैराबोला करके, तो सैंपल पेपर तो बोर्ड ही बनाता है ना कि आगे हम क्वेश्चन दे सकते हैं। तो देखिए ये पैराबोला फॉर्म है, ऐसा जो शेप बनता है ये कैसा है? पैराबोला फॉर्म है। एक्स एक्सिस ऐसे करके 4 इसके होते हैं, बाकी उसकी बात हम अभी नहीं करेंगे। देखिए, तो ये जो पैराबोला फॉर्म होता है ये किसका इक्वेशन होता है? ये इक्वेशन होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। किसका होता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। अब इसको हम कैसे पहचानेंगे? ये ग्राफ जाएगा कहाँ? कौन से बेस पे पहचानेंगे ये ग्राफ जाएगा कहाँ?
तो सबसे पहले ना एक हमें डिस्क्रिमिनांट पहचानना होता है। क्या होता है डिस्क्रिमिनांट? क्या होता है डिस्क्रिमिनांट? यहाँ छोटे स्तर बताएंगे, आगे जाके पूरा डिटेल बताएंगे। d इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्या होता है माइनस का 4ac। अब d की वैल्यू जो भी निकलेगा, ठीक है, देखिए अगर a ग्रेटर देन 0 हो तो मौथ इसका अपवार्ड होगा। देख रहे हैं a ग्रेटर देन 0 है तो मौथ अपवार्ड है। देखिए यहाँ पर भी अपवार्ड है, यहाँ लेस है तो डाउनवर्ड है, यहाँ ग्रेटर देन है तो अपवार्ड है, फिर यहाँ लेस देन है तो डाउनवर्ड है। आगे की देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर भी आपका a ग्रेटर देन है तो अपवार्ड है, यहाँ a लेस देन है तो डाउनवर्ड है। समझ में आई बात? अब d देखिए इन सबको कंपेयर करते हुए देखते हैं। इसको अभी फिलहाल मत देखिए, दोनों पेजेस को कंपेयर करके देखते हैं। अब अगर d इक्वल टू 0 यानी अगर हम बी स्क्वायर माइनस 4ac लाएं और d इक्वल टू 0 हो तो यहाँ पे टच करेगा। देखिए टच कर रहा है ना दोनों केसेस में। बात करते हैं, पीछे आते थोड़ा। देखिए इन दोनों केसेस में जहां d ग्रेटर देन 0 है, d ग्रेटर देन 0 है, यहाँ पर क्या कर रहा है, कर्व को ऐसे काट रहा है, एक्सिस को ऐसे काट रहा है, ऐसे इस तरीके से काट रहा है। और यही d लेस देन अगर 0 होता है तो हवा हवाई चलता है। देखिए इधर भी हवा हवाई है, इधर भी हवा हवाई है, मतलब इसको एक्सिस से कोई मतलब ही नहीं है, तो कट करेगा ना टच करेगा। ठीक है, फिलहाल इसकी बात अभी हम छोड़ देते हैं, क्योंकि ये जो d की वैल्यू आती है ना, ये जब आप अच्छे तरीके से तब समझ पाओगे जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वाड्रेटिक फार्मूला पढ़ोगे, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो एक्स्ट्रा नहीं, जितनी चीजें जरूरत की है अभी इस चैप्टर से जुड़ा हुआ वो देख लेते हैं। देखिए बात करते हैं इस वाले में। अब यहां देखिए केस फर्स्ट और केस सेकंड लिया है हमने। इस 6 फिगर से ये एब्जॉर्ब कर लिया है कि अगर a ग्रेटर देन 0 हो तो मौथ अपवार्ड होता है। बार बार बोला हूं, a लेस देन 0 हो तो मौथ डाउनवर्ड होता है। अब यहां देखिए टच कर रहा है। अब ये रियल रूट्स बन जाएगा। दोनों अल्फा बीटा अलग अलग होंगे। मान लीजिए एक 3 होगा, एक 4 होगा। अब ये दोनों नॉन रियल रूट्स होंगे। नॉन रियल रूट्स, नो रियल रूट्स का मतलब कोई वैल्यू ही नहीं निकलेगा जब भी ऐसा केस बनेगा। ठीक है, डन, क्लियर। तो अगर एमसीक्यू बेस करके क्वेश्चन ऐसे पॉलिनोमियल से जोड़ के आता है तो a ग्रेटर देन 0, d लेस देन 0, ये सब अगर हमें क्लियर होते हैं तो 100% हम इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, जिसकी मैंने बात की थी कि जीरो ऑफ पॉलिनोमियल बहुत इसकी ये है कि सर जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, थोड़ा सा इसको बताया जाए बढ़िया से। देखिए क्या होता है, इट इज दैट वैल्यू ऑफ वेरिएबल एट विच द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल बिकम्स जीरो। जिस पे पॉलिनोमियल की वैल्यू जो है वो जीरो हो जाता है। नहीं समझे बात को? जैसे मान लीजिए मैंने लिखा एक 2x प्लस 2, ठीक है, इक्वल टू px की वैल्यू है ये। मैंने x की जगह -1 रखा तो -2 प्लस 2, तो ये क्या हो गया, जीरो हो गया। तो ये x इक्वल टू -1 होगा, यही जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल होगा। अब बात समझ में आ गई होगी। पीछे भी एक एग्जांपल यहाँ दिया हुआ है। कहने का मतलब ये है x की वो वैल्यू जिसको रखने पर पॉलिनोमियल जीरो हो जाता है, वही हमारा जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल हो जाता है। पॉलिनोमियल बिकम्स जीरो। बिकम्स मतलब क्या होता है बेटा? बिकम्स का मतलब होता है होना। समझ में आ गया ना? यही बात डेफिनेशन यहाँ पर भी रिपीट किया गया है कि द वर्ड्स अलग है, काम बात वही है। द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल डिफाइंड एज एनी रियल नंबर वैल्यू x फॉर विच द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल कहाँ गया भैया, बिकम्स जीरो। ये भी बिकम्स जीरो। ठीक है, ए रियल नंबर k इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल pk इक्वल टू, जिसकी बात मैं ये कर रहा हूं ना -1 का। अब मैं इसको हटा के जो गिवन एग्जांपल है उसको एक बार देख लीजिए बढ़िया से। ठीक है, देखिए यहां समझिए, एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि px इक्वल टू 2x प्लस 3। सबसे पहले कह रहा है कि फाइंड द जीरोस। जीरो या रूट का मतलब क्या होता है बेटा? इसका मतलब होता है फाइंड x, यानी जो यहाँ x y z जो भी हो उसकी बात चल रही है। यहां से हमने x की वैल्यू निकाल दी, बहुत आसान है। इक्वल टू 0 किया, x की वैल्यू -3/2 निकला। ठीक है, अब इस -3/2 को मैं x की जगह रखता हूं। देखिए 0 आ गया।
यानी मैं कह सकता हूं कि जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इज x इक्वल टू -3/2, जो मैंने एग्जांपल आपको दिया था। जिस वैल्यू के रखने पर पॉलिनोमियल जीरोज हो जाता है उसी को हम जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कहते हैं। जैसे यहीं से देख लीजिए, x की वैल्यू निकाला, वापस इसमें रख दिया, जीरो आंसर आ गया, तो वो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल हो गया। क्लियर? देखिए, अब थोड़ा इन शॉर्ट आपको दो चीजों से रिवीजन करवाया जा रहा है। ये सारी चीजें आपको अच्छे से पता है, पहले भी बता दिया है, लेकिन उनको इन शॉर्ट एक ही जगह रिवीजन करवा दिया गया। पॉलिनोमियल मेनी टर्म्स, इसी को पॉलिनोमियल कहते हैं। डेफिनेशन में हमने देखा था। अब टाइप ऑफ पॉलिनोमियल क्या होते हैं? एक होता है मोनोनोमियल, एक होता है मोनोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। डेफिनेशन याद आ रहा होगा। मोनोनोमियल वो होता है जिसमें एक टर्म होते हैं, बाइनोमियल वो होता है जिसमें टू टर्म्स होते हैं, और ट्राइनोमियल वो होता है जिसमें थ्री टर्म्स होते हैं। ठीक है, याद है ऑलरेडी। चलिए, सिंगल वेरिएबल पॉलिनोमियल, यूनिवेरिएट, बाइवेरिएट, ट्राइवेरिएट, यानी नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट वेरिएबल के हिसाब से अगर बांटा जाए तो यूनिवेरिएट में क्या है? कोई एक होगा, या तो x हो, y हो, z हो, जो भी हो। बाइवेरिएट में क्या होगा? दो होगा। जैसे यहाँ एक्स वाई लिखा हुआ है, p + q भी लिख सकता है, मर्जी इसकी, यानी दो होने चाहिए। और ट्राइवेरिएट की बात करें तो कितने हो सकते हैं? तीन हो सकते हैं। अब डिग्री के हिसाब से देखा जाए तो इसका भी आइडिया है हमें, यानी ये चार्ट जो है वो कंप्लीट रिवीजन के लिए आपका काम कर रहा है। देखिए क्या होता है, एक तो होता है हमारा कांस्टेंट, ये जो नंबर होते हैं कांस्टेंट कहलाते हैं। देखिए इसमें ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला पूछा जा सकता है ये कौन सा पॉलिनोमियल है, तो x देखोगे तो जैसे ही कह दोगे सर लीनियर है, लेकिन यहाँ पावर 0 है, इसलिए इसको किस में हम रखेंगे? कांस्टेंट में। तो इसके ऊपर थोड़ा स्पेशल फोकस रखिएगा, अलग से सर्कल भी कर दिया है। लीनियर क्या होता है? जिसकी पावर हाईएस्ट 1 होती है। देख लीजिए सब में, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है। वेरिएबल यहाँ बदल सकता है लेकिन। और जो क्वाड्रेटिक होती है पावर क्या होता है? 2 होता है। ठीक है, ये जो 2/7x है ये ऐसे लिखा हुआ बेटा, इसको 2/7x मत समझिएगा, ये लिखा है 2x/7 ऐसे करके। ठीक है, डन। तो ये हाईएस्ट पावर क्या हो गया? 2 हो गया, क्योंकि अगर ये x नीचे जाएगा ना तो पॉलिनोमियल ही नहीं होगा। पॉलिनोमियल की डेफिनेशन नॉन जीरो नेगेटिव इंटीजर्स, काम खत्म, यानी वो गलत हो जाएगा। तो अब यहाँ देखिए क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है? जिसकी हाईएस्ट पावर क्या हो? 3 हो। डन, ऐसे देखिए। क्लियर? ये पॉलिनोमियल के हर टाइप से जो आप डिवाइड कर सकते हैं। एमसीक्यू क्वेश्चन आप कहोगे सर इतना, मतलब ये तो मुझे बहुत अच्छे से आ गया है, कहीं गलती नहीं हो सकती है, लेकिन एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन इस पे आते हैं और बच्चे गलती भी करते हैं। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इस चार्ट को माइंड के अंदर एकदम फिक्स कर लीजिए, आने वाले टाइम में गलतियां नहीं हो। हाँ, इसके साथ ये फॉर्मूले देखो आप, इस फॉर्मूले को, ये फॉर्मूले भी याद होनी चाहिए। जहां भी पॉलिनोमियल की अगर चर्चा चलती है तो आपको अगर ये फॉर्मूले याद रहे तो अच्छी बात है। एक तो लाइफ के लिए क्या जरूरी होता है? ऑक्सीजन। और मैथ के लिए क्या जरूरी है? तो फार्मूला। अगर फार्मूला है अच्छा तो मैथ क्लियर है। तो देखिए ज्यादा कुछ नहीं है, ये a + b का होल स्क्वायर है, a को xy के टर्म में लिखा है, ये a - b का होल स्क्वायर है, ये a² - b² है, ये a + b, और ये x + a x + b, ये a + b + c का होल स्क्वायर, ये a + b का होल क्यूब, ये a - b का होल क्यूब, ये aq + bq + cq - 3abc। समझे? यानी xyz के टर्म में दिया हुआ है। क्वेश्चन में अगर xyz है तो आप abc में इसको यूज करोगे, ये भी ध्यान रखना होता है। नहीं तो बच्चे क्वेश्चन भी रहते हैं आपके xyz में और इसको यूज भी कर देते हैं x + y में। तो एक ही क्वेश्चन के अंदर दो चीजों को सेम वेरिएबल हम नहीं मान सकते। तो क्वेश्चन में अगर xy होता है तो आप abc लोगे, और अगर abc क्वेश्चन में होता है तो आप xy लोगे। डन, क्लियर है? तो ये सारे फॉर्मूले एक बार सिर्फ आपको दिखाने के बाद देख लीजिए इसको बढ़िया से। तो बच्चों पॉलिनोमियल चैप्टर का इंट्रो क्लास यहीं पर खत्म होता है। एंड इम्पॉर्टेंट इज दिस कि चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना अच्छे बिल्कुल नहीं भूलें, और सजेस्ट करें
ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।